जयपुर की सड़कों पर पत्थर उखड़ रहे हैं, पुलिस लाठियां मार रही है, आंसू गैस के गोले छूट रहे हैं। यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं है। ये राजस्थान की करीब करीब 1.5 करोड़ बताई जा रही आबादी की लड़ाई है, जिसे हम डीएनटी समाज कहते हैं। ये लोग कौन हैं? अंग्रेजों के जमाने में इन्हें जराइम पेशा क्यों घोषित किया गया? ये आज सड़कों पर क्यों उतरे हैं और सरकार का इस पर रुख क्या है? आज के इस वीडियो में पूरी कहानी को समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ कानूनी पहलुओं पे भी बात करेंगे जो जानने जरूरी है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो ये डीएनटी समाज है कौन? सबसे पहले समझना चाहिए कि डीएनटी शब्द का मतलब क्या है। डीएनटी यानी विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां, अंग्रेजी में डीनोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। अब इसकी कहानी शुरू होती है अंग्रेजों के जमाने से। साल 1871 में अंग्रेज सरकार ने कानून बनाया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, यानी वो जनजातियां जो जराइम पेशा अपराधी हैं। इस काले कानून के तहत भारत की कई घुमंतु और खानाबदोश जातियों जैसे कालवेलिया, बंजारा, नट, राइका, देवासी और अन्य समुदायों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। यानी सिर्फ इसलिए कि ये लोग एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, घूम घूम कर काम करते थे, इन्हें अपराधी मान लिया गया। इनकी पूरी की पूरी पीढ़ियां इसी कलंक के साथ जीती रही। भारत की आजादी के बाद, रियासतों के विलय के बाद 31 अगस्त 1952 को भारत सरकार ने इस काले कानून को रद्द कर दिया। तभी से इन समुदायों को विमुक्त यानी डीनोटिफाइड कहा जाने लगा, मतलब जिन्हें अपराधी की सूची से हटाया गया। लेकिन कानून हटने से समाज में क्या बदलाव आया? बाकी समाज इनको किस नजर से देखता है? डीएनटी समाज के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि आज भी इन समुदायों को दूसरे समाज हीन नजर से देखते हैं। इनके पास न स्थायी घर है, न जमीन के पट्टे और न ठीक से शिक्षा और रोजगार के साधन। आजादी के बाद इनकी हालात सुधारने के लिए कई कमीशन बने, जिसमें अनंत शयनम अयंगर समिति बनी, जिसकी रिपोर्ट पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1952 खत्म हुआ। 1949 में बनी थी। 1953 में काका कालेलकर आयोग बना। 1980 में बीपी मंडल आयोग बना। 2008 में रेनके आयोग बना, जिसने अनुमान लगाया कि देश भर में इनकी आबादी करीब 10.74 करोड़ है। 2015-17 में इदाते आयोग, जिसकी अध्यक्षता भीखू रामजी इदाते ने की। तो इदातू आयोग की सबसे बड़ी सिफारिश थी कि इन समुदायों के लिए स्थायी आयोग बनना चाहिए, कमीशन बनना चाहिए, जैसे एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन है, उस तरह से। लेकिन आज तक ऐसा एक स्थायी कमीशन नहीं बन सका। तो केंद्र सरकार ने 2019 में एक विकास और कल्याण बोर्ड जरूर बनाया और सीड नाम की एक आर्थिक सशक्तिकरण योजना शुरू की। लेकिन जमीनी स्तर पर यह बदलाव बहुत सीमित, यानी ऊंट के मुंह में जीरे जैसा रहा। ऐसे में इस समुदाय का खुद को उपेक्षित और भूला हुआ महसूस करना लाजमी है। अब सवाल यह है कि राजस्थान में क्या मुद्दा है, राजस्थान में क्या मांगे हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए, जहां यह मुद्दा बीते कुछ महीनों से गरमाया हुआ है, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राजस्थान की करीब 15% आबादी यानी लगभग 1.25 करोड़ लोग डीएनटी और घुमंतु समुदायों से हैं। इनकी बड़ी आबादी होने के बावजूद इन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती। अब इनकी प्रमुख मांगे हैं समय समय पर कभी 7, कभी 11 सूत्री। तो यह है कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। जहां ये लोग बसे हुए हैं वहीं स्थायी आवास के पट्टे दिए जाए। पंचायत के स्तर पे भी 10% रिजर्वेशन हो और जाति के नाम पे जो गड़बड़ियां, विसंगतियां हैं, उन्हें ठीक की जाए। आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाए और लक्ष्मण नाथ जोगी को शहीद का दर्जा दिया जाए, जो आंदोलन के दौरान जान गंवा बैठे। इसी तरह की कुछ मांगे हैं और इसमें 2 साल से समुदाय जो है
वो प्रदर्शन कर रहा है। पाली में भी प्रदर्शन हुआ था और भी जगह। अब जयपुर में तो जब सीएम हाउस की ओर बढ़ रहे थे तो लाठियां भांज दी गई, कूट दिए गई। और ये आंदोलन अभी उग्र क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल है। तो ये आंदोलन धीरे धीरे बड़ा हुआ है। नवंबर 2025 को पाली के बालराई में ब्यावर पिंडवाड़ा हाईवे पे राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी समाजों ने हाईवे पर महापड़ाव डाला। 3 दिन बाद प्रशासन के साथ बातचीत हुई और सरकार ने 3 प्रमुख मांगे मानी, ठीक है। और 26 नवंबर को मंत्रियों की समिति के साथ बैठक तय हुई और दिसंबर 2025 में मंत्रियों की समिति के साथ बातचीत होती है। 10 सूत्री मांगों पर चर्चा होती है, लेकिन इस समाज का आरोप है कि इस पे अमल नहीं हुआ। फरवरी 2026 जयपुर विधानसभा घेराव, 53 डीएनटी समाजों के हजारों लोग जयपुर पहुंचे। विधानसभा चल रही थी, उस ओर कूच किया गया, लेकिन समाज के नेताओं का सीधा आरोप था कि सरकार ने विश्वासघात किया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई, चेतावनी दी गई, बजट सत्र से पहले मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज होगा। जून 2026 डूंगरपुर समाज ने जुलूस निकाला और साफ चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 1 जुलाई 2026 को जयपुर में बड़ा महापड़ाव होगा। अब 1 और 2 जुलाई जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में यही हुआ। हजारों की तादाद में लोग जुटे। सरकार से बातचीत हुई। शुरुआत में पॉजिटिव नजर आई, लेकिन बाद में बातचीत टूट गई। इसके बाद प्रदर्शनकारी सीएम हाउस की ओर कूच करने लगे। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस पर पथराव की बात सामने आई है और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। करीब 20 मिनट तक दोनों तरफ से झड़प चली और आसपास के इलाके में लोग दहशत में आ गए। तो साफ है, यह कोई अचानक भड़का हुआ आंदोलन नहीं है, बल्कि 2 साल की मांगें, कई दौर की बातचीत और बार बार टूटे हुए वादों का एक प्रतिफल है। ऐसे में राजस्थान सरकार का रुख क्या हो, क्योंकि बात होनी चाहिए सरकार के पक्ष की। पुलिस का ये कहना है कि सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत हुई और शुरुआत में ये बातचीत, जैसा मैंने पहले कहा, पॉजिटिव रही, सकारात्मक रही। लेकिन पुलिस का कहना है कि बातचीत के बाद भी कुछ लोग अचानक उग्र हो गए और सिक्योरिटी सर्किल जो है, सुरक्षा घेरा जो है, उसको तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद स्थिति बिगड़ी। डीएनटी समाज का पक्ष इतर है कि वो शांतिपूर्वक अपनी बात कहने जा रहे थे, पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां भांजी। तो नवंबर 2025 में इस आंदोलन में सरकार ने 3 प्रमुख मांगे मानने की बात कही और मंत्रियों की एक समिति बनाकर बातचीत का रास्ता भी अपनाया। लेकिन समाज के नेताओं का यह कहना है कि इस बातचीत का कोई ठोस नतीजा आज तक निकला नहीं और सरकार सिर्फ टालने की नीति अपना रही है। बात ठीक भी है कि कोई नतीजा निकला होता तो लोग जयपुर आके क्यों अपनी पीठ कुटवाते। तो कुल मिलाके सरकार का रुख अब तक यह रहा है कि बातचीत के रास्ते से मामला सुलझाने की कोशिश की जाए, कुछ मांगों पर सहमति, लेकिन अमल में देरी। यही देरी अब समाज के गुस्से की मुख्य वजह बन चुकी है। अब बात करें इसके लीगल यानी कि कानूनी पहलू की, तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि इस मुद्दे के सबसे पेचीदा हिस्से पे अगर आए जिसमें कानूनी अड़चने हैं। पहली अड़चन है 50% आरक्षण की सीमा, क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में तय किया है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती, कुछ अपवादों को छोड़ के। राजस्थान में पहले से ही एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलाकर ये सीमा लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में डीएनटी समाज के लिए या उससे बढ़ चुकी है, तो डीएनटी समाज के लिए और 10% आरक्षण देना एक बड़ी संवैधानिक चुनौती है। जब तक कि उसी तरह संविधान संशोधन नहीं होता जैसा ईडब्ल्यूएस के लिए हुआ, जैसा पहले ओबीसी में। तो ईडब्ल्यूएस का आपको याद होगा 103वां संविधान संशोधन। और दूसरी बड़ी अड़चन है कि वर्गीकरण की उलझन है। डीएनटी समुदाय में एक बड़ी समस्या यह है कि ये समुदाय पहले से ही एससी, एसटी और ओबीसी की अलग अलग सूचियों में बंटे हुए हैं और कुछ समुदाय किसी भी सूची में शामिल नहीं है, यानी एक जैसी पृष्ठभूमि वाले लोग अलग अलग श्रेणियों में हैं। विधाता आयोग ने सुझाव दिया था कि पहले इनकी सही गिनती और क्लासिफिकेशन हो, वर्गीकरण हो, तभी सही नीति बन सकती है। जैसे कालबेलिया समुदाय की बात करें,
नाथ लिखने वाले या जोगी लिखने वाले, कोई एससी में है, कोई ओबीसी में है। एक समाज में ही एक अलग तरह का क्लासिफिकेशन है। देवासी जो है वो ओबीसी में है। तो ये एक बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट वाला इशू बनता है। एक और बात यह है कि अलग जनगणना नहीं होना, क्योंकि रेनके और इदाते दोनों कमीशन की यह सिफारिश थी कि डीएनटी समुदायों की अलग से गणना होनी चाहिए ताकि सही आंकड़े सामने आए। लेकिन आजादी के बाद से जाति आधारित जनगणना का डेटा नहीं है। पूरा डेटा 1931 की पॉपुलेशन सेंसस जैसा पुराना है। सटीक आंकड़ों के अभाव में कोई भी सरकार पक्की नीति बनाने में निश्चित तौर पे हिचकेगी ही। और एक चौथी और बड़ी अड़चन ये है कि प्रदर्शनकारियों पे जो मुकदमे दर्ज हुए पथराव और झड़प जैसी घटनाओं पे, अब उनको वापस लेने की मांग लगातार की जा रही है और यह भी एक कानूनी और प्रशासनिक पेच है। तो कुल मिला के यह सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति का मामला नहीं है, इसमें संविधान और कानून की कई परतें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि आप रिजर्वेशन 10% मांगेंगे तो जो अनरिजर्व लोग हैं उनका कैप और उनके अवसर और कम हो जाएंगे। अब इसमें मुख्य नेताओं की बात करें, लालजी रायका, लालजी देवासी हैं, और इसके अलावा रतन नाथ कालबेलिया हैं, विमंतो घुमंतो अर्थ घुमंतु जाति परिषद के प्रदेशाध्यक्ष हैं, जिन्होंने जयपुर महापड़ाव में सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाया। इसके अलावा 53 से अधिक डीएनटी समाजों के लोगों के प्रतिनिधि हैं। तो अब अगर बात करें कि मौजूदा सरकार जिस तरह से सोच रही है, चूंकि यह राजस्थान का एक कोई सीमित मुद्दा तो है नहीं, पूरे देश में डीएनटी समुदायों की मांग वर्षों से लंबित है और राजस्थान में इसने सबसे संगठित रूप लिया है। छोटे छोटे समाज हैं और ये मिलके एक मंच बनता है, और राष्ट्रीय पशुपालक संघ जैसे संगठन इसे एक मंच पे लाए हैं। तो एक बात तो ये है कि राजस्थान में एका नजर आ रहा है। बाकी प्रदेश में जैसे मैंने कहा यहाँ 1.25 करोड़ के आसपास हैं, 10.74 करोड़ की बात आई, तो वो बाकी जो 9 करोड़ के आसपास लोग हैं वो इतने संगठित नजर नहीं आए कहीं भी। तो ऐसे में राजस्थान में अगर बात करें कि सरकार के लिए एक नाजुक संतुलन का मसला है, बैलेंस का मसला है। अगर 10% अलग आरक्षण दिया जा रहा है तो पहले से आरक्षण पा रहे दूसरे समुदायों में असंतोष जाएगा और कानूनी चुनौती भी खड़ी होगी। और यहां अगर मांगे नजरअंदाज की जाती हैं तो ये 1.25 करोड़ की जो आबादी है, इसका असंतोष आगे और बड़ा आंदोलन बनेगा, खासकर तब जब राज्यों में आने वाले समय में पंचायत और निकाय चुनाव भी होते हैं। मुकदमे आप वापस लेते हैं तो फिर दूसरे समाज भी ऐसा ही कुछ करेंगे। और गौर करने वाली बात करें कि राजस्थान में सिर्फ डीएनटी समाज ही नहीं, जाट समाज जैसे अन्य समुदाय भी इस दौर में आरक्षण को लेकर लामबंद हैं। भरतपुर धौलपुर वाला मामला मैं बता दूं, केंद्र में आरक्षण वाला। यदि आरक्षण और सामाजिक न्याय मुद्दा जो पिछले मतलब 2000 से 2010 के बीच तो पॉलिटिक्स का यही इशू रहा, इवन ईडब्ल्यूएस तक ये चला, बहुत बड़े चुनाव इसके बेस पे हो रहे थे। तो कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति का एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है आरक्षण। और एक बड़ी बात यह है कि ये इस मामले में असल समाधान सिर्फ आश्वासनों से नहीं निकलेगा, क्योंकि जब भी रिजर्वेशन को लेके बड़े आंदोलन हुए, जाट आंदोलन हुआ, तो उसमें बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनली प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ईडब्ल्यूएस का आया, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट, एसबीसी एक, एमबीसी एक किए गए, तो ये संवैधानिक प्रावधान किए गए। तो ऐसे में ये जो मामला है इसका असल समाधान सिर्फ आश्वासनों से नहीं निकलेगा, बल्कि सही आंकड़े, वर्गीकरण और एक स्थायी आयोग या बोर्ड की स्थापना से हो सकता है, जैसा इदाते आयोग ने बरसों पहले सुझाया था। तो यह डीएनटी समाज के आंदोलन की पूरी कहानी है, पूरा घटनाक्रम है, वेयर अबाउट है पूरा। तो अंग्रेजों के जमाने के काले कानून से लेके आज तक देखें कि मुद्दा सिर्फ आरक्षण का नहीं है। ये देखने वाली बात है, सरकार को यह सोचना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन की लड़ाई नहीं, बल्कि पहचान, सम्मान और बरसों से उपेक्षा का भी है। आप क्या सोचते हैं इसमें, और क्या लगता है, आपका जो व्यू है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम और कुछ बिंदु इस मामले में उठा सकें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।